हाय एवरीवन। तो मैं आज फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लाई हूँ जिसका नाम क्या है हमारा मनी एंड क्रेडिट। यह चैप्टर 3 है इकोनॉमिक्स का। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि आपको एक एक चीज़ बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएगा और आप बहुत एन्जॉय भी करोगे। तो हमारा आज का एजेंडा क्या होने वाला है? हमारा एजेंडा होने वाला है मनी एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम देखेंगे कि मनी कैसे एक्ट करता है एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर हम देखेंगे कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। जो हम अभी मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम देखते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, वो कैसे वर्क करता है, लोन्स कैसे मिलता है। फिर हम देखेंगे 2 सिचुएशंस ऑफ द क्रेडिट लोन। अलग-अलग सिचुएशन देखेंगे जिसमें लोन लेते हैं, कब हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कब हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फिर हम देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फिर देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई मनी एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दादी क्या कर रही है कि पैसे दे रही है और सब्जी खरीद रही होगी, जिसमें से वो क्या कर रहा है, सब्जी वाला पैसे ले रहा है ना, ताकि उसको सब्जी दे सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज का काम कर रहा है। जिसमें एक्सचेंज का काम क्या हो रहा है, इसमें मनी एक्सचेंज क्या कर रहा है, सब्जी को एक्सचेंज कर रहा है ना। तो इस तरीके से मनी क्या है, एक मीडियम है एक्सचेंज करने के लिए। अब देखो, अभी से पहले आज हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं या फिर हम दूसरे फॉर्मल्स करेंसीज यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी हम यूज़ करते हैं शॉपिंग करने के लिए या फिर कोई सामान खरीदने के लिए। जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, जब बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब कैसे लोग अपनी ज़रूरत को पूरी करते थे, कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता था। तो आप ये 4 पिक्चर्स देखो, 4 सीन देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लड़के के हाथ में क्या देख रहे हो कि भाई इसके हाथ में लकड़ियाँ हैं और ये क्या कर रहा है, लकड़ियाँ इसको देगा और इससे क्या लेगा, सब्जी लेगा। तो इसको क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको पॉटरी चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, अपनी लकड़ियाँ इसको देगा और इससे क्या करेगा, पॉटरी लेगा। तो इस तरीके से एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता था कि भाई जिसको जिस सामान की ज़रूरत होती थी, वो क्या करता था, एक-दूसरे से एक्सचेंज कर लेता था। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पॉटरी का काम इसका खत्म हो गया। अब इसको क्या चाहिए, मेटल एक्स चाहिए, लकड़ियों को काटने के लिए चाहिए होगा। तो ये क्या कर रहा है, वो लेने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉटरी दादाजी को दे रहा है। फोर्थ सीन आप देखोगे, इसमें क्या है कि मेटल टूल यूज कर रहा है किसके लिए, देखो मछलियां इसको चाहिए होगा, अब खाने के लिए भी तो चाहिए। तो क्या कर रहा है, जो एक्स इसने बनाया है, जो लिया है, उसको क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा मछलियों से, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, द बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ये क्या होता है, बिफोर मनी एग्जिस्टेड द पीपल यूज द बार्टर सिस्टम। जब मनी नहीं था तब कौन सा सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम का चलता था। दिस इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स विदाउट द यूज ऑफ द मनी। एक गुड्स से दूसरे गुड्स को एक एक दूसरे से क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे विदाउट मनी, मतलब बिना मनी का यूज किए हुए। अब द मेजर कांस्टेंट क्या है, इट रिक्वायर्स द डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आप जिससे भी एक्सचेंज करना चाहते हो, उसका भी एक्सचेंज करना चाहना जरूरी है। मान लो मछली वाले को कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं हुई, तो अपनी मछली कुल्हाड़ी वाले को क्यों देगा, मतलब कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी से एक्सचेंज क्यों करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत होती थी। डेफिनेशन क्या है, अ सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल और बाय ईच अदर्स कमोडिटीज। मतलब जो ऐसा सिचुएशन जिसमें दोनों पार्टी का क्या होना, हामी भरना बहुत जरूरी है, ताकि वो बाय एंड सेल कर सके, एक दूसरे का जो भी सामान है एक्सचेंज कर सके। जैसे एग्जांपल ले लो, अ शॉप मैन्युफैक्चरर वांट्स टू बाय द व्हीट। अभी जो जूते बेचने वाला है या जूते बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चर करता है, उसको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। ही मस्ट फाइंड अ फार्मर हु नॉट ओनली हैज द व्हीट टू सेल बट ऑल्सो स्पेसिफिकली वॉन्ट्स टू बाई द शूज एट द एग्जैक्ट मोमेंट। अब उसको भी जरूरत हो जूते की, तभी तो वो गेहूं देगा। अभी उसके पास ऑलरेडी मान लो 10 पीस जूते हैं, तो क्यों ही 11 पीस बर्बाद करेगा अपने अनाज से, वो कुछ किसी और चीज में एक्सचेंज करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता था, मुश्किल होता था, और इसलिए हमारा क्या आया, मनी आया। सो दिस इज अ रेयर एंड डिफिकल्ट। सो मनी होता क्या है, पहला मनी क्या होता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जैसे कैश हो गया। अब हमने देखा कि जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम चलता था। फिर हुआ कि यूनिट ऑफ अकाउंट होना चाहिए, मेजरिंग वैल्यू होना चाहिए। मान लो कोई भी आप सामान ले रहे हो तो उसकी अलग अलग कीमत होती है मार्केट में, है ना। गेहूं की कीमत अलग होगी, चावल की कीमत अलग होगी, कपड़े की कीमत अलग होगी, नॉन वेज ये देख रहे हो बकरा जो बेच रहा है, उस बकरे की कीमत अलग होगी, है ना। तो कीमत अब डिसाइड होती है मनी के हिसाब से। फिर हमारा क्या होता है कि मनी इज एनीथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड एंड सर्विसेज। मनी उस चीज को बोलते हैं जो एक्सेप्ट किया जाए, है ना, एक एक्सचेंज के लिए,
अभी देखो अलग-अलग कंट्री की अलग-अलग करेंसी होती है ना? अभी मान लो जिस भी कंट्री में कोई करेंसी वैलिड है, बट अगर दूसरे कंट्री का करेंसी वहाँ यूज़ किया जाए, तो वो इनवैलिड होगा, करेक्ट? तो कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको एक्सचेंज करने में हेल्प करे सामान को और सर्विसेज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज समझ में आया? चलो आगे जा चलते हैं। तो पहले अब हम देखेंगे, हमने देखा वाटर सिस्टम कैसे काम करता था। अब हम देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं एज़ अ मनी एक्सचेंज के लिए, वो कौन-कौन सा होता है? पहला आपका होता है करेंसी, जो हमारा पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हो गया। इंक्लूड्स रूपी नोट्स एंड कॉइन्स यूज्ड डेली। अब डेली यूज़ करते हो ना, 100 का नोट, 5 का सिक्का, कुरकुरे, चिप्स वगैरह के लिए। फिर और भी अलग चीज़ों के लिए पेन, पेंसिल, जो भी है, खाने-पीने का सामान जो भी है। तो ये क्यों चल रहा है आपका? एक पेपर का नोट क्यों चल रहा है? आप नॉर्मल दूसरे पेपर का नोट लेके जा सकते हो, वो क्यों नहीं चलेगा? नॉर्मल पेपर लेकर जाओ, उसमें कुछ भी ड्राइंग बना दो, वो आपको क्यों नहीं करेगा? ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये किससे इश्यू किया हुआ है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से किया गया है। इसको वैलिड बताया गया है एंड इट इज़ कॉल्ड द लीगल टेंडर। इसको लीगल टेंडर बताया गया है, मीनिंग इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में आप जाते हो बाइंग ग्रोसरीज यूजिंग द 100 रुपीज नोट। आप 100 रुपीज नोट लेकर जाते हो, मैगी ले लिया, चिप्स ले लिया, जो भी लेना होता है आप उस नोट को लेकर जाओगे। और किसी और पेपर पे आप 100 रुपीज नोट लिख दो और लेकर जाओगे तो वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको वैलिड नहीं बोला गया है, इसीलिए। हमारा दूसरा क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं बैंक मनी। मनी केप्ट इन बैंक अकाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम, कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर पेमेंट्स विदाउट कैश। है ना? कोई भी मनी जो हम अकाउंट में रख रहे हैं, ठीक है, बट हम एज अ कैश उनको नहीं देंगे, हमें क्या करना, किसी और वे में निकालना है ना? तो कैश नहीं चाहिए, हमें किसी और वे में निकालना है, तो आप अपने पैसे को सेव करके रख सकते हो। एक ऐसा पीस ऑफ पेपर ले लो या कोई कार्ड ले लो जिसमें आपका वो हो कि भाई उस कार्ड के का यूज़ करके आप अपने पैसे बैंक से निकाल सकते हो, है ना? क्या-क्या फैसिलिटी हो गया कि भाई आप विथड्रॉ करो एनी टाइम, एक्सेस फंड्स इमीडिएटली वी नीडेड डे और नाइट। जब हमें चाहिए होगा तब हम एक्सेस कर सकते हैं। उसपे क्या होता है, अगर आप बैंक में पैसे रखते हो तो उसपे गवर्नमेंट या आरबीआई क्या करती है, कुछ परसेंट आपको इंटरेस्ट भी देती है। क्यों देती है? मान लो आरबीआई आपका पैसा रख रही है, उससे हो सकता है बिज़नेस कर रही हो, मान लो कोई बैंक रख रहा है आपका पैसा, आपने 1 लाख रुपए रखा है, वही 1 लाख का यूज़ करके क्या कर रही है बैंक, किसी और को लोन दे रही है, उससे इंटरेस्ट कमा रही है, करेक्ट? तो कुछ शेयर वो आपको भी देती है आपके पैसे का, तो उससे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। और थर्ड आपका है कि वो सेफ है आपका, आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। अभी आप घर में रखोगे, चोरी हो सकती है या खर्च हो सकता है, बट आपने क्या किया, बैंक में रखा है, आपको जब ज़रूरत होगा, जब भी आपको लगेगा कि आपको पैसे की ज़रूरत है, किसी भी इमरजेंसी में आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो सेफ भी रखता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, जो सेकंड आपका क्या हो गया, डिमांड डिपॉज़िट, जो आपके बैंक में पैसे होते हैं। थर्ड हमारा होता है चेक, अ रिटन ऑर्डर टू द बैंक। आपको कोई भी बैंक, जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको बैंक एक प्रोवाइड करती है चेक बुक, जो उसी पर्टिकुलर बैंक की होती है। उसमें कुछ फील्ड्स होते हैं जो आपको फिल करने पड़ते हैं, ताकि आप क्या करो, पैसे निकाल सको। अ रिटन ऑर्डर टू द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें हम क्या लिखते हैं कि भाई हमें इतना ही अमाउंट चाहिए। अब वो बैंक चेक करेगा कि आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं या नहीं है। अगर वो वैलिड होता है तो वो निकाल के देता है। आप ये पेमेंट किसी और को भी कर सकते हो, है ना? वो चेकबुक है, वो चेकबुक उसी पर्टिकुलर बैंक का है। अभी एक रहता है जिसमें लिखना होता है कि आप किसको पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो, जो भी अमाउंट वगैरह होता है, तो वो चेकबुक से हम वो भी कर सकते हैं, विथ आपका सिग्नेचर भी होता है। यूज़ कैशलेस ट्रांज़ैक्शंस के लिए सही होता है। अभी देखो कैशलेस ट्रांज़ैक्शंस का फ़ायदा क्या है? एक तो मान लो आप 2 लाख या फिर ज़्यादा अमाउंट में कैश लेकर जाओगे तो लूटने का या चोरी होने का डर रहेगा, है ना? करेक्ट? और वो सेफ नहीं रहता है। लेकिन आप एक नॉर्मल चेकबुक लेकर जा रहे हो, किसी और के नाम से पेमेंट या कुछ भी है, तो आपका वो चेकबुक किसी ने चोरी भी कर लिया तो भी वो आप बैंक में जाके पैसे नहीं निकाल सकता, करेक्ट? क्योंकि आपने उसके नाम पे नहीं दिए हैं पैसे। तो ये आपका एक सेफर साइड होता है, तो कैशलेस ट्रांज़ैक्शंस के ये फ़ायदे होते हैं। यूज्ड फॉर द कैशलेस ट्रांज़ैक्शन प्रोवाइड अ सिक्योर अल्टरनेटिव टू कैरिंग द फिजिकल करेंसी। एक फिजिकल करेंसी के लिए एक बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है ये, है ना? जैसे आप स्कूल फ़ी भर सकते हो चेक के थ्रू। मॉडर्न बैंकिंग गाइड अंडरस्टूड चेक्स। अब देखो हमारा फोर्थ जो आता है वो आता है आपका डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो ये आप ले लो कि लास्ट 5 टू 6 ईयर से बहुत ज़्यादा स्पीड अप में है, मतलब इसका पेस बहुत बढ़ चुका है। डेबिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड
जिसमें आप क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो अपने बैंक से। प्रोवाइड्स इंस्टेंट एक्सेस टू द फंड्स फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, वाइडली एक्सेप्टेड एट एटीएम्स एंड शॉप्स। देखो शॉप्स वगैरह भी एक्सेप्ट करती है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो मूवीज़ की टिकट्स बुक करने के लिए, वहाँ पे भी शॉपिंग कर रहे हो, वहाँ पे भी ये एक्सेप्ट करती है डेबिट कार्ड को। और फिर ये क्या होता है कि एक तरीके का ये सेफर भी हो गया, जितना अमाउंट आपको जब चाहिए होगा इस कार्ड का यूज़ करके उस टाइम पे आप उतना पेमेंट कर सकते हो। दूसरा आपका होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड उसको बोलते हैं जो आपके अकाउंट में या आपके पैसे नहीं होते हैं, वो आपको बैंक प्रोवाइड करती है एज अ लोन। समझ लो कि आपको इमरजेंसी हुआ तो आपने क्या किया, एक लिमिट रहता है आपका क्रेडिट कार्ड का कि भाई आप इतने लिमिट तक क्या कर सकते हो, लोन या फिर एज अ पैसा आप निकाल के कहीं पे पेमेंट कर सकते हो। उसको आप ईएमआई या फिर नेक्स्ट मंथ में आपको पेमेंट करना पड़ता है। सो अलाउज यू टू बोरो द फंड्स अप टू अ प्री अप्रूव्ड लिमिट। एक लिमिट तय होती है। बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री एंड अर्न रिवॉर्ड्स। तो इसमें कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलता है और कुछ आपको एज अ परसेंटेज आपको देना भी पड़ता है। मान लो आपने 50,000 पेमेंट कहीं पे किया है तो आपको 1,000 के लगभग या फिर कुछ भी जो भी बैंक का अलग अलग रूल्स होता है, कितना परसेंट आपको अगले मंथ में जब आप वापस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करोगे तो आपको देना पड़ेगा। फिर आप यूपीआई ऐप्स सीधा स्कैन करो और पेमेंट करो, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करो, बैंक जाने का झंझट खत्म। सो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट होता है, यूज्ड फॉर द पेयर टू पेयर एंड मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स। मतलब आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, 10,000 का। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फिर हम देखेंगे कि भाई 2 क्रेडिट सिचुएशन होता है, मैंने आपको बताया। तो एक हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरा होता है नेगेटिव। तो पहला क्रेडिट सिचुएशन हम देखते हैं जिसमें क्या होता है कि भाई कोई भी फेस्टिवल सीजन में क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। अब वो लोन ले रहा है तो सामान खरीदेगा एंड उस सामान को बेचेगा, फिर उससे प्रॉफिट कमाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जैसे देख लो कि ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम पे क्या होता है, गुड खरीदा, फिर उसको क्या किया, बिजनेस को एक्सपैंड किया, प्रोडक्शन को बढ़ाया। कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि भाई आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है और क्रेडिट हेल्प्स इन ग्रोथ, आपका ग्रोथ भी हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल में आप ले लो कि अ शॉपकीपर टेक्स अ लोन बिफोर दिवाली टू बाय मोर स्टॉक। अब वो क्या कर रहा है, दिवाली के पहले मान लो उसके पास स्टॉक खत्म हो गया, उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो क्या करेगा, लोन लेगा। 1 लाख का लोन लेता है, 1 लाख का वो सामान खरीदता है, 1.5 लाख में वो बेचता है, तो 50,000 का उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव क्रेडिट सिचुएशन हो गया, क्योंकि इसको फायदा हो रहा है। आउटकम क्या होता है, हाई डिमांड होगा, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, फिर सेल। ये हाई डिमांड पे होता है। नॉर्मली आप दिवाली में आप होली के सामान खरीदोगे तो नहीं बिकेगा, लेकिन दिवाली में अगर आप दिवाली के सामान, पटाखे या खिलौने ये सब खरीद रहे हो तो वो बिकेगा। तो इस तरीके से कि भाई आप लोन कब लो, जब जिस टाइम पे उसका हाई डिमांड हो, उस चीज़ के लिए आप लोन लेते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। आपका सेल ज़्यादा होता है, प्रॉफिट अच्छा होता है और आप लोन को क्या करते हो, रीपे जल्दी कर देते हो, है ना, ईजिली कर देते हो और बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। दूसरा हम देखेंगे सोनस प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में है, उस वो कैसे नेगेटिव क्रेडिट में जाती है। नेगेटिव क्रेडिट किसको बोलते हैं, देखो ऐसा सिचुएशन, स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर होती है, उसने क्या किया, फार्मिंग के लिए लोन लिया, करेक्ट। A bad credit situation can lead to the financial troubles and the cycle of the poverty। एक तो आपका फाइनेंशियली आप बहुत वीक हो जाओगे, पहले से वीक थे तभी तो आपने लोन लिया, और वीक हो जाओगे और गरीबी की जिंदगी जीने लगोगे। अभी क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि भाई क्या हुआ, क्रॉप फेल हो गया ड्यू टू द पुअर रेनफॉल। किसी भी रीजन से अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो आपको फायदा भी नहीं हुआ, है ना। आपने बैंक से लोन उठाया हुआ, आपको प्लस इंटरेस्ट के साथ उसको देना पड़ेगा। तो आप और क्या हुए, अंदर ही चले गए, कर्ज में चले गए। सो नो इनकम इज जनरेटेड। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्रेडिट, कि आपने भाई लोन तो लिया लेकिन आपने सेल नहीं कर पाए या फिर आप पैसे नहीं कमाए, प्रॉफिट आपको नहीं मिला। सो आप कहाँ पे ट्रैप होते हो, एक कर्ज वाले साइकिल में ट्रैप होते हो और ये सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है। और इसका आउटकम क्या होता है कि भाई अनेबल टू रिपे लोन, आपके पास ऑलरेडी आपने लोन ही इसलिए लिया था क्योंकि आपके पास फार्मिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो आप उसको रीपे नहीं कर पाओगे। फॉल्स इनटू द डेब्ट ट्रैप, आप कर्जे में चले जाओगे। मे नीड टू बोरो मोर मनी, या फिर क्या करोगे, एक कर्जे को खत्म करने के लिए दूसरा कर्जा भी आप ले सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि इसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्रेडिट, बिकॉज इनकम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कर्ज का वर्डन क्या हुआ, बढ़ गया, और क्रेडिट वर्सन द कंडीशन, ये कंडीशन और ज्यादा खराब हो चुका है इस सिचुएशन में। फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। पहले समझो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो आप बैंक में क्या करते हो, गिरवी रखते हो कुछ, है ना। तो सो टर्म्स ऑफ द क्रेडिट रेफर्स टू द कंडीशंस ऑन विच अ लोन इज गिवन।
अब बैंक आपको क्यों लोन देगी? बैंक लोन तभी देगी जब बैंक को पता होगा कि आप उसके पैसे वापस करने वाले हो, और अगर आप किसी सिचुएशन में पैसे वापस नहीं करते हो, तो वो क्या कर लेगी, जिस चीज़ को आपने गिरवी रखा है, उससे वो पैसे वसूल कर लेगी, सिंपल। तो ये होता है हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि भाई एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करा कि एक चीज़ दो, तो आप दूसरा चीज़ लो। दीज़ कंडीशन डिसाइड लाइक हाउ मच टू रिपे। अब आपने लोन लिया 1 लाख का, तो ये डिसाइड करेगा कि आपको बैंक को कितना वापस करना पड़ेगा, व्हेन टू रिपे, आप कब-कब पैसे वापस करने पड़ेंगे, एंड व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट टू पे, और कितना आपने जितना पैसा लिया है, उस पे कितना इंटरेस्ट देके आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा। देखो, अभी मैथ्स तो नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, बट इसमें 2 टाइप का भी इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट से आप लोन लेते हो या कंपाउंड इंटरेस्ट से लोन लेते हो, है ना? उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको बैंक को कितने पैसे देने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। अब देखो इसका मेन कंपोनेंट्स क्या है। पहला तो हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, एक्स्ट्रा मनी पेड ओवर द बोरोड अमाउंट। आपने जितना कर्ज लिया है और जितना आपको वापस करना है ना? तो उसको हम क्या करते हैं, सब परसेंटेज लेके कंसीडर करते हैं कि हमने 1000 लिया है, तो उसका अगर हम 10% इंटरेस्ट बैंक लगाती है, तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये आपका पहला हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। दूसरा आपका होता है कोलैटरल। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई आपने इसमें किया कि हाँ ठीक है, मैं 10% के हिसाब से आपको वापस करूँगा। फिर आपका आता है दो कोलैटरल, जिसमें एन एसेट गिवन एन एज़ एन सिक्योरिटी टू द लेंडर। आप किसी से कर्ज़े ले रहे हो तो आप उसको गिरवी रखोगे। एग्ज़ाम्पल में या तो लैंड आपको रखना पड़ेगा, या तो आपका कोई घर है तो घर रखो, गोल्ड रखो, व्हीकल रखो, जो भी है। और ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आप जितनी कीमत का जितना पैसा आप उठा रहे हो, उतने ही कीमत का आपको उसके पास, बैंक के पास क्या करना पड़ेगा, सामान गिरवी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख का लोन लिया और आपने 10 रुपए का खिलौना जाकर वहाँ पे कर दिया कि हाँ ठीक है, एज़ आप इसको कोलेटरल रख लो, तो उससे बैंक को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है। इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे पेपर, आपके आधार कार्ड, आपका पहचान पत्र, तभी तो का आप तक पहुँचेगी बैंक, है कि ना? तो इंक्लूड जैसे आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा, इनकम प्रूफ हो जाएगा कि भाई आपका इनकम कितना है। मान लो अगर आपने कोई अच्छे कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है ना कि उसकी वजह से आपको लोन मिल जाता है, तब आपको कोलैटरल ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो सारे का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी देना ज़रूरी है। ये आपका थर्ड हो गया कंपोनेंट। फोर्थ है कि भाई रीपेमेंट टर्म्स, कितने टाइम में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, एक टाइम पीरियड और एक मेथड कि आप किस वे में पैसे लौटाने वाले हो। मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगा आपका, ईयरली रहेगा, या 6 मंथ का रहेगा, तो हाफ ईयरली। तो ये रहेगा आपका टाइम पीरियड। तो पहला हमारा होगा कि भाई इंटरेस्ट रेट, आपने बैंक को क्या कोलैटरल दिया है। थर्ड आपका डॉक्यूमेंटेशन, एंड फोर्थ आपका रीपेमेंट टर्म्स। तो ये 4 कंपोनेंट क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के मेन कंपोनेंट होते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट refers to the loans provided by the registered and regulated institutions that follow the rules set by the government। कुछ ऐसे बैंक्स या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको क्या करती है, लोन देती है ना? और उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, वो गवर्नमेंट करती है। इससे फायदा क्या होगा, जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो बहुत सारे फायदे, इसके बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, मे बी बहुत सारे सिचुएशन जैसे एजुकेशन लोन वगैरह में आपको किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें। तो इसका देखो सोर्सेस क्या है, फॉर्मल में आपका कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा, एंड रीजनल रूरल बैंक्स हो जाएगा, जैसे ग्रामीण बैंक्स वगैरह होते हैं ना, वो। टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर द एजुकेशन और बिजनेस, मैंने अभी बताया। तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, सेक्टर हैं, जिसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे प्रोवाइड करती है, और सिंपल इंटरेस्ट में भी करती है। तो इसका फीचर्स क्या-क्या हो जाएगा कि ये तो गवर्नमेंट से रेगुलेट होता है, मैंने अभी बताया। और रूल्स कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। इंश्योर द फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, तो इससे क्या हो जाएगा, आप ट्रांसपेरेंट रहोगे, आप भरोसा कर पाओगे, है ना? क्योंकि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। दूसरा कि आपका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कम लगेगा, इंटरेस्ट इज रीजनेबल एंड फिक्स्ड। और कई बार ऐसा होता है, जो किसान वगैरह को जो लोन देती है गवर्नमेंट, उसमें माफ वगैरह भी कर देते हैं क्रॉप फेलियर के कंडीशन में या कुछ और कंडीशंस में। तो वो सब में भी ये ऐसे जगह से लोन लेना सही होता है, ठीक है। चीपर कंपेयर टू द इनफॉर्मल रिसोर्सेज, आप एक तो सस्ता में आपको मिलेगा और एक वैलिड रहेगा, जैसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से ले रहे हैं, आधार, पैन, इनकम प्रूफ सब कुछ ये ले रहे हैं, तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से ले रहे हैं, तो आप भरोसा भी कर सकते हो, है ना? फिर हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ द कोलैटरल, लोन में रिक्वायर्स सिक्योरिटी, लैंड, हाउस,
तो आप भरोसा कर सकते हो। जैसे मान लो इनफॉर्मल से आपने लिया, आपने अपने लैंड को गिरवी रखा, आपने बोला कि आप छुड़ा लोगे, लेकिन क्या हुआ, अगर वो इनफॉर्मल पर्सन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन है, वो क्या करेगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उस ज़मीन को बेच देगा बिना आपको बताए, है ना? तो आप ये सेफ नहीं रहेगा, आपका कोलैटरल सेफ नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हो, फॉर्मल वे में ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका कि जो भी आप एज़ अ कोलैटरल दे रहे हो बैंक को, वो आपका सेफ रहेगा, है ना? तो बोरोवर्स प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। और क्या हो जाएगा, आपके जो भी लीगल प्रोटेक्शंस का भी ध्यान रखा जाएगा, सारी चीज़ों का। तो क्या-क्या हमने देखा कि भाई ये रेगुलेट करता है गवर्नमेंट, कम इंटरेस्ट पे हमें पैसे मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ कोलैटरल है, वो भी सेफ रहता है। और हमें क्या मिलता है, जो भी बोरोवर है, जो लेने वाला है लोन, उसका भी लीगल प्रोटेक्शन किया जाता है, कि भाई आपके साथ कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा पैसे वसूल करते वक़्त, है ना? ये सब। फिर हम देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किसको बोलते हैं, एसएचजी ग्रुप्स। एसएचजी क्या होता है? सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है, जिसको स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 10 टू 20 पुअर पीपल होता है। वो क्या करते हैं, जो भी कमाते हैं, सेव करते हैं पैसे, वो एक जगह मिलके सेव करते हैं। और मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग का लेती हूँ मैं मिनिमम, 10 लोग हैं, 10 लोग अगर 100-100 रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं, ठीक है, 10 लोग, तो 1 महीने में कितना हो जाएगा? हाँ, 1000 रुपया हो जाएगा। 12 महीने में कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। कभी 1 साल के बाद किसी एक पर्सन को इमरजेंसी हुई, तो वो 12,000 वो क्या करेगा, यूज़ करेगा, और फिर वापस पैसा धीरे-धीरे वो देते रहेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे का हेल्प करना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया आपका। और ये काम कैसे करता है? मेंबर्स गिव स्मॉल अमाउंट्स रेगुलरली, मैंने अभी बताया वीकली या मंथली कुछ पैसे डालते हैं उस ग्रुप्स में। दे कलेक्टेड मनी इन केप्ट इन अ कॉमन फंड, एक कॉमन फंड रहता है जिसमें वो पैसे रखते हैं। फिर हम देखेंगे क्या कि ये लेटर एसजीएस में गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से भी लोन ये ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बैंक्स प्रोवाइड करती है ऐसे ग्रुप्स को लोन वगैरह। और फिर क्या हो जाएगा, ईज़ी एक्सेस टू क्रेडिट, नो नीड टू गो टू मनी लेंडर्स। एक तो इंटरेस्ट आपको नहीं देना, आपने जितने पैसे लिए हैं उतने ही वापस करने हैं, और किसी मनी लेंडर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। और ये मेनली जो काम हुआ था, ये जो चालू हुआ था, वो मेनली वुमेन्स के लिए हुआ था, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। लाइक एसजीएस आर रन बाय द वुमेन, इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग पावर। तो कॉन्फिडेंस आता है और डिसीजन लेने में भी सहमति होती है। मान लो किसी को छोटा बिजनेस स्टार्ट करना हुआ, तो वो कर सकता है कि भाई हम यहाँ से लोन ले सकते हैं, हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्या करेगा, मुझे इतना दे देगा, तो वो डिसीजन मेकिंग भी हो गया आपका। फिर पॉवर्टी भी कम करने का काम करता है, किसी ऐसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में जब पैसों की जरूरत हो, तो वो उस ग्रुप से पैसे निकाल के यूज कर सकते हैं एक छोटा बिजनेस वगैरह के लिए। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मनी लेंडर से अगर पैसे ले एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर काम करता है, तो दोनों में क्या है, एक तो लो इंटरेस्ट, मनी लेंडर्स क्या लेगा, हाई इंटरेस्ट। नो एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन कॉमन होता है जैसा कि देखा गया है। कलेक्टिव सपोर्ट होता है एंड इंडिविजुअल बर्डन होता है। कलेक्टिव सपोर्ट का मतलब हुआ कि यहाँ पे 10 औरतें हैं, अब 10 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक वो रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। बट अगर इंडिविजुअल बर्डन आता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होता, जो करना आपको करना है। तो आप मुझे बताना कि आपको चैप्टर कैसा लगा। मैंने एक-एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद भी अगर आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अलग से उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय-बाय।